अगर एक किराएदार घर खाली नहीं कर रहा है और मकान मालिक कोर्ट के थ्रू घर खाली कराना चाहता है तो उसे सालों लग जाते हैं कोर्ट का ऑर्डर लेने में। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक नया लॉ आया है जिसका नाम है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। ये लॉ क्या है, क्या जो एग्जिस्टिंग केस है वो भी इस मॉडल टेनेंसी एक्ट में कवर होंगे, और कितने दिन में कोर्ट को इसके लिए ऑर्डर पास करना है, किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, इस सबको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। और मैं हूं एडवोकेट प्रवीण सिंघल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट। मॉडल टेनेंसी एक्ट एग्जिस्टिंग टेनेंसीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है तो हमारी वेबसाइट lawwallet.in के ऊपर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, और इस तरह के डेली अपडेट्स, डेली लीगल आर्टिकल्स हम अपनी इस वेबसाइट lawwallet.in पर डालते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग किराएदार हैं, जो एग्जिस्टिंग टेनेंसीज हैं, उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज आप इस लॉ के आने के बाद कोई किराया कानून मीन्स किसी किराएदार को घर किराए पे देते हैं या कोई एग्रीमेंट होता है इस डेट के बाद, तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये लॉ बेसिकली कहता क्या है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? एग्जिस्टिंग के लिए नहीं है, न्यू टेनेंसीज के लिए, न्यू किराएदारी के लिए ये एप्लीकेबल है। और इसके लिए क्या बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो अगर रेजिडेंशियल हाउस किराए पर दिया जा रहा है तो 2 महीने से ज्यादा की सिक्योरिटी नहीं ली जा सकती है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 6 महीने तक की मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकता है। और जो रिवीजन ऑफ रेंट है, रेंट बढ़ाना है, उसके लिए जो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एग्रीमेंट की, वो एप्लीकेबल होंगी। साथ में ही आपके लिए रिटर्न एग्रीमेंट करना जरूरी है। अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तभी ये इस लॉ में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्ट में एक और चीज इसमें प्रोवाइड की गई है कि अगर इस तरह का कोई केस आता है उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी हर स्टेट के द्वारा। हर स्टेट को ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं, रेंट कंट्रोलर कोर्ट बनानी है, और जिनको टाइम दिया गया है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर इस तरह के झगड़े का जो ऑर्डर है वो पास कर देना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो सीपीसी के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर मैं एग्रीमेंट की बात करता हूं तो इसकी 2 कॉपीज एग्रीमेंट की साइन होंगी, एक लैंडलॉर्ड के पास रहेगी और दूसरी कॉपी टेनेंट के पास रहेगी। अब इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। लैंडलॉर्ड के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टेनेंट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लैंडलॉर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो घर है जो किराए पे दिया गया है उसमें वो हैबिटेबल कंडीशन का होना चाहिए, मीन उसमें रहने लायक होना चाहिए। अगर वो घर रहने लायक नहीं है तो मकान मालिक की ड्यूटी है कि वो उस घर को रहने लायक बनाए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि अगर सपोज लैंडलॉर्ड उस घर को ठीक नहीं कराता है तो किराएदार के पास क्या ऑप्शन है? उस घर को अपने पैसे से वो ठीक करा सकता है, हैबिटेबल कंडीशन में ले सकता है, और जो खर्चा होगा वो लैंडलॉर्ड से डिमांड किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू ए सर्टेन लिमिट। अब टेनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो घर को ठीक से रखेगा, घर का जो किराया है वो टाइम से देगा, और जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं एग्रीमेंट में, उनको फुलफिल करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि घर को खाली कराने में। अब सपोज इनका टेन्योर ओवर हो गया, या मकान मालिक ने जो 1 महीने का या 2 महीने का नोटिस लिखा हुआ है अपने एग्रीमेंट में, वो नोटिस दे दिया मकान मालिक ने अपने किराएदार को कि भाई आप इतने दिन में घर को खाली कर दो। अब किराएदार उस पीरियड में खाली नहीं करता है तो लॉ क्या कहता है, मॉडल टेनेंसी एक्ट, कि सपोज आपका घर का किराया 10,000 रुपए है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे 20,000 रुपए डबल अमाउंट ले सकते हैं। कब तक? 2 महीने तक। अगर किराएदार नोटिस के बाद 15 दिन के अंदर अंदर भी खाली नहीं करता है तो डबल दी अमाउंट लिया जा सकता है ऑफ किराया। लेकिन अगर यही किराया, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो भी आपके लिए डबल प्रॉपर्टी, डबल रेंट
देना पड़ेगा किराएदार को अगर वो खाली नहीं कर रहा है। कब तक? सिर्फ 2 महीने तक। लेकिन 2 महीने के बाद ये जो रेंट है वो 4 गुना हो जाएगा। मीन्स अगर किराएदार खाली 2 महीने के बाद भी नहीं करता है तो अब किराएदार को कितना देना है? 4 टाइम्स ऑफ रेंट पे करना है टू लैंडलॉर्ड। अब सपोज लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में जो उसके लीगल हेयर्स हैं, जो सक्सेसर्स हैं, वो आ जाएंगे लैंडलॉर्ड की जगह और सारी जो भी राइट्स हैं लैंडलॉर्ड के, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो दोनों ट्रांसफर हो जाएंगी टू हिज और हर सक्सेसर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कभी कभी लैंडलॉर्ड कहता है कि भाई मुझे इम्प्रूवमेंट करानी है, कुछ एडिशन ऑफ द प्रॉपर्टी कराना है या कुछ इम्प्रूवमेंट करानी है और किराएदार नहीं कर रहा है, अलाउ नहीं करता उसको कराने के लिए। तो ऐसे केस में लैंडलॉर्ड के पास राइट है कि वो जाएगा और कोर्ट में जाकर इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और कोर्ट से ऑर्डर ले सकता है कि वो किराएदार को इंस्ट्रक्ट करे कि वो लैंडलॉर्ड को इम्प्रूवमेंट कराने दे या कोई एडिशनल स्ट्रक्चर बनाना है वो बनाने दे। लेकिन एडिशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये देखना जरूरी होगा कि जो बिल्डिंग की जो स्टेबिलिटी है वो उससे इफेक्ट ना हो, वो उससे कमजोर ना हो। साथ में ही इसमें सीपीसी के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस लॉ की तो ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और 6 महीने के अंदर अंदर इसका जो डिसीजन है वो आ जाएगा। लेकिन ये मॉडल टेनेंसी एक्ट है जो कि सेंटर ने पास किया है। अब स्टेट इसे सब्जेक्ट टू सम चेंजेस अडॉप्ट कर सकती है और इसे पास कर सकती है। तो हर स्टेट की अपनी पावर होगी और ये देखना है कि कब स्टेट इसको अपने पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और जैसा कि पहले काफी लॉज में, जैसे मैं रेरा की बात करूं और भी डिफरेंट लॉज हैं, सेंट्रल एक लॉ पास करता है लेकिन स्टेट कहीं ना कहीं जाकर उसे डाइल्यूट कर देती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट्स इस लॉ को बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं करेंगी और इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करेंगी या विद माइनर मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंट करेंगी। तो इससे आप सब हम सबको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। और जो प्रॉपर्टीज खाली रहती हैं, अब लोगों के मन में डर रहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दूंगा तो पता नहीं खाली होगी या नहीं होगी। तो इससे कहीं ना कहीं ये मन जो डर है वो निकलेगा लोगों के मन से। और इस स्ट्रक्चर मीन्स ये जो इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको रेंट सेक्टर बोला जाता है, इसमें हमें बूम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस हमारे साथ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल लॉ वॉलेट को सब्सक्राइब करिए। और हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट लॉ से रिलेटेड, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, मैरिज एंड डिवोर्स, चेक डिसऑनर, और अगर मैं बात करता हूँ एडवर्स पोजीशन की बात करते हैं, आईपी की बात करते हैं, तो इस तरह के सारे लॉज को हम यहाँ पर कवर करते हैं और डेली बेसिस पर इसमें काफी सारे आर्टिकल हम नए इसमें डालते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अगली